जय हिंद दोस्तों। अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। और आज हम प्राचीन इतिहास भाग 10 में 50 क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज को लेकर के आए हैं। मित्रों, हमने आपसे बताया था और चर्चा भी किया था कि जैसे ही अशोक का भाग खत्म होगा हम जो है 150 क्वेश्चन का एक मार्क क्वेश्चन टेस्ट बनाएंगे। लेकिन मित्रों 150 क्वेश्चन में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए हम यहाँ पे 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं। तो आइए इन्हें हम लोग देख लेते हैं, इन 50 क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज को। और अगले वीडियो में फिर हम जो है 50 क्वेश्चन के और टेस्ट सीरीज को लेकर के आएंगे। फिलहाल अभी हम लोग 50 क्वेश्चनों को देखेंगे। मित्रों, आप लोग इसमें कितना कर पाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आइए हम लोग इस 50 क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। मित्रों, इसमें हम एक चीज़ और बताते चलें कि इसमें हम जो भी प्रश्न बनाए हैं ये कहीं ना कहीं जो है इससे संबंधित प्रश्न किए जा चुके हैं और आगे भी संभावना बनती है। और मित्रों, इसमें हम डायरेक्ट उत्तर ही बताएंगे, इसकी व्याख्या हम नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि इससे वीडियो जो है लंबा हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है 16 महाजनपद किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है महाभारत, बी है अंगुरतर निकाय, सी है छांदोग्य उपनिषद और डी है संयुक्त निकाय। तो ये 16 महाजनपद जो संबंधित है ये अंगुरतर निकाय से संबंधित है। अगला है दूसरा क्वेश्चन, कौन सा महाजनपद दक्षिणी भारत में स्थित था? तो आपका पहला ऑप्शन है अस्मक, बी है काशी, सी ऑप्शन है कुरु और डी है अंग। तो इसमें आपका जो सही आंसर है ये है अस्मक। अगला है तीसरा नंबर, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? इसमें ऑप्शन है तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अवंतिका। नंबर 4 है, किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम दिया? तो ऑप्शन है सिकंदर, घनानंद, अशोक और चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा घनानंद। अगला है 5वां नंबर, किस वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है? तो किस वंश को जाना जाता है? पहला ऑप्शन है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश, तीसरा है नंद वंश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा हर्यक वंश। हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। 6वां नंबर है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसमें पहला ऑप्शन है शिशुनाग, दूसरा है महानंदिन, फिर है घनानंद और अगला है काला अशोक। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था ये था घनानंद। आगे है 7 नंबर, सिकंदर भारत में कितने महीने निवास किया था? तो सिकंदर भारत में कितने महीने निवास किया था ये प्रश्न है। और ऑप्शन है 31 महीने, फिर है 29 महीने, फिर है 9 महीने, फिर है 19 महीने। तो आपका राइट आंसर होगा 19 महीने। अगला है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, 336 ईसा पूर्व या 323 ईसा पूर्व या 337 ईसा पूर्व। तो आपका राइट आंसर होगा 326 ईसा पूर्व में, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है 9वां नंबर, किस शासक को श्रेणी के नाम से जाना जाता है? तो किस शासक को श्रेणी के नाम से जाना जाता है?
पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है उदयन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा बिंबिसार। बिंबिसार को जो है श्रेणी के नाम से जाना जाता है। मित्रों, ये सब जो है हम पिछले वीडियो में इन सारे जो है जितने भी यहाँ से हमने प्रश्न बनाए हैं सबको हमने पढ़ा दिया है। आप जा करके प्लेलिस्ट में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। 10वां नंबर है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो महावीर जी ने अपना उपदेश जो दिया था, ऑप्शन है आपके देवनागरी, प्राकृत, मागधी या फिर अवधी। तो आपका राइट आंसर होगा प्राकृत, यानी कि महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत की भाषा में जो है दिया था। अगला है 11वां नंबर, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आपके ऑप्शन है बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर वैशाली। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये है सारनाथ, यानी कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और इसी का दूसरा नाम भी है ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। और ये सारनाथ जो है वाराणसी में स्थित है और उत्तर प्रदेश का ये जो है एक जिला है वाराणसी। आइए आगे देखते हैं 12वां नंबर, निम्न में से कौन सा शासक जैनी था? यानी कि जैन धर्म को स्वीकार करने वाला कौन सा शासक था? तो इसमें पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त प्रथम और सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी है स्कंदगुप्त। तो जो निम्न में से जो जैनी था यानी जैन धर्म को स्वीकार करने वाला था ये था जो है चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही होता है। 13वां नंबर है, रुम्मन देई किस घटना से संबंधित है? तो रुम्मन देई किस घटना से संबंधित है? आइए ऑप्शन को देखते हैं। बुद्ध के जन्म से, बी है बुद्ध के मृत्यु से, फिर है बुद्ध के गृहत्याग से और डी ऑप्शन है बुद्ध का धर्म परिवर्तन। तो आपका जो राइट आंसर होता है ए ऑप्शन सही होगा, यानी बुद्ध के जन्म से जो है ये रुम्मन देई अभिलेख जो है संबंधित है। अगला है 14वां नंबर, निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता था? तो निर्ग्रंथ यानी कि मोह माया के बंधन से मुक्त होना इसका अर्थ होता है। और ये जो है किसको कहा गया? तो पहला ऑप्शन है बौद्धों को, फिर है जैनों को, फिर है वैष्णववादियों को, फिर है सतनामियों को। तो ये कहा गया जो है जैनों को, यानी कि जैन धर्म के लोगों को कहा गया कि निर्ग्रंथ। अगला है पेज नंबर 2, 15वां क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला क्या है? तो आपके ऑप्शन है बौद्ध धर्म ग्रंथ, फिर है जैन तीर्थ क्षेत्र, अगला है शक्ति मंदिर और अगला चौथा है वैष्णव प्रथा। तो आपका राइट आंसर होगा ये श्रवण बेलगोला जो है ये जैन तीर्थ क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने यहीं पे आकर के सरलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया था और ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। आइए अगला देखते हैं 16वां नंबर, बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? तो जो बुद्धकालीन अभिलेख है ये किस भाषा में लिखे गए हैं? आपका पहला ऑप्शन है हिंदी, फिर है अरामाइक, फिर है प्राकृत या पाली। तो आपका राइट आंसर जाता है ये पाली भाषा में, यानी कि बुद्ध काल में जो भाषा थी वो थी पाली भाषा। अगला है 17वां नंबर, पुत्र का पिता और पिता का पुत्र किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर सेल्यूकस। तो इसका राइट आंसर जाता है बिंदुसार, यानी कि पुत्र का पिता और पिता का पुत्र के नाम से जो जाना जाता है ये है बिंदुसार, क्योंकि ये एक अयोग्य शासक था। और जो पुत्र का पिता है यानी कि इसका जो पिता है चंद्रगुप्त मौर्य था और इसका जो पुत्र था ये था अशोक। तो अशोक और चंद्रगुप्त ये दोनों बहुत ही महान इस मौर्य साम्राज्य में कहलाते हैं,
इसीलिए बिंदुसार को पुत्र का पिता और पिता का पुत्र के नाम से जाना जाता है। 58वां नंबर है, सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? तो सेल्यूकस को किसने पराजित किया था? आपके ऑप्शन है बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर है घानानंद, फिर है कुमारगुप्त। तो इसमें आपका राइट आंसर जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को, यानी कि सेल्यूकस को जिसने पराजित किया था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम देखेंगे 19 नंबर। अगला है 19 नंबर, अशोक को स्मरण किए जाने का कारण है। तो पहला ऑप्शन है कलिंग विजय इसके नाते से, या फिर बौद्ध धर्म प्रचार के नाते से, या फिर जनहित, या फिर बौद्ध सम्मेलन। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका जनहित के कारण। जनहित के कारण अशोक को स्मरण किए जाने का कारण बनता है। 20वां नंबर है, मौर्य वंश का संस्थापक था। ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है। तो इसमें ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, फिर है बृहद्रथ, फिर है अशोक, फिर है बिंदुसार। तो इसमें राइट आंसर होगा मौर्य वंश का जो संस्थापक था ये था चंद्रगुप्त मौर्य। ये ऑप्शन सही होगा। अगला है 21 नंबर, मौर्य काल का मानक सिक्का था, यानी कि मौर्य काल में जो सिक्का चलता था प्रचलन में वो कौन सा सिक्का था? तो आपके ऑप्शन है निश, फिर है मासक, फिर है कृष्ण, फिर है पर्ण। तो आपका राइट आंसर होगा पर्ण। मौर्य काल का जो मानक सिक्का था ये पर्ण था। 22 नंबर है, मेगस्थनीज ने पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो ऑप्शन में देखिएगा दिव्यावदान, राजतरंगिणी, इंडिका, या फिर रत्नकोश। तो आपका राइट आंसर होगा मेगस्थनीज ने जो पुस्तक लिखी थी ये था इंडिका। 23 नंबर है, किस शासक ने अपना राजदूत बनाकर मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? तो आपके ऑप्शन है सेल्यूकस, मेगस्थनीज, सिकंदर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जाता है सेल्यूकस। सेल्यूकस ने ही जो है अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। किसको? मेगस्थनीज को। अगला है 24 नंबर, किस शासक ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिया था? तो किस शासक ने दिया था? आपके ऑप्शन है सिकंदर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, या फिर बिंदुसार। तो मित्रों इसमें हम बताते चलें कि जब 305 ईस्वी में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध होता है तो इसमें सेल्यूकस हार जाता है और इसके बदले में ये अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है, और इसके ठीक स्वरूप इसी बदले में ये 500 हाथी जो है सेल्यूकस को देता है। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है 25 नंबर, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य संधि हुई थी। तो ये संधि कब हुई थी इसको देख लेते हैं। तो आपका ऑप्शन है 305 ईसा पूर्व, 303 ईसा पूर्व, 304 ईसा पूर्व, या फिर 302 ईसा पूर्व। तो आपका राइट आंसर होगा 303 ईसा पूर्व। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि 303 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य संधि हुई थी। 26 नंबर है, महान सिकंदर भारत पर कब आक्रमण किया था? तो जो महान सिकंदर है ये भारत पर कब आक्रमण किया था? तो शायद ये क्वेश्चन डबल हो चुका है, कोई बात नहीं। तो पहला ऑप्शन है 324 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, या फिर 321 ईसा पूर्व। तो राइट आंसर होगा ये 326 ईसा पूर्व में जो है महान सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। 27 नंबर है, भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो आपके ऑप्शन है सिकंदर, सेल्यूकस, ईरानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें दूसरा पूछ रहा है कि दूसरा विदेशी आक्रमणकारी कौन था, तो राइट आंसर होगा ये सिकंदर। अगर पहला पूछता है तो आपका ईरानी हखामनी वंश के लोगों ने किया था, लेकिन इसमें दूसरा विदेशी आक्रमणकारी पूछा है विदेशी में, तो ये आपका हो जाएगा सिकंदर। 28 नंबर है, भारत का मैकियावेली कहा जाता है। तो मैकियावेली किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कालिदास, कौटिल्य, विशाखदत्त, या फिर मेगस्थनीज। तो आपका राइट आंसर होगा कौटिल्य को, यानी बी ऑप्शन सही हो जाता है।
29 नंबर है अर्थशास्त्र के लेखक हैं। तो आपके ऑप्शन है विशाखदत्त, चाणक्य, मेगस्थनीज या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं दोस्तों ये हैं, आपका जो राइट आंसर होगा चाणक्य, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाता है। 30 नंबर है मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, इसको हम लोग देखेंगे। तो ऑप्शन है बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर होगा बृहद्रथ, यानी मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था ये बृहद्रथ था, और ए ऑप्शन इस तरह से आपका सही होता है। 31 नंबर है अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशाम्बी में था, प्रयाग में किस शासक द्वारा लाया गया। तो आपके ऑप्शन है कनिष्क, अकबर, फिरोज शाह तुगलक या फिर समुद्रगुप्त। तो ये प्रयाग में लाया गया था किस शासक के द्वारा, ये अकबर के द्वारा। तो आपका राइट आंसर बी आपका सही हो जाता है। 32 है चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी बन गया था। तो इसमें ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या फिर शैव धर्म। तो आपका राइट आंसर जाता है जैन धर्म, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 33 नंबर है मौर्य प्रशासन के संवाददाता को क्या कहा जाता था। तो आपके ऑप्शन है प्रतिवेदक, राजुक, युक्त या फिर निकाय। तो इसमें राइट आंसर होगा प्रतिवेदक, यानी ए ऑप्शन आपका सही होता है। 34 नंबर है धौली में क्या है। ऑप्शन है स्तंभ लेख, गुहा लेख, शिलालेख या फिर विहार। तो आपका राइट आंसर होता है शिलालेख, यानी सी ऑप्शन आपका सही होता है। 35 नंबर है सांची का स्तूप किसने बनवाया था। तो ऑप्शन है आपके खारवेल, हर्षवर्धन, कनिष्क या फिर अशोक। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें सांची का जो स्तूप बनवाया था ये अशोक ने बनवाया था। तो डी ऑप्शन आपका सही होता है। 36 नंबर है कसार्पण किसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो इसमें ऑप्शन है सामान तौलने के लिए, फिर है वस्तु खरीदने के लिए, फिर है भूमि नापने हेतु या फिर नियम बनाने हेतु। तो इसमें राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। जो ये कसार्पण होता था ये वस्तु को खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अगला है 37 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था। तो अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था। ऑप्शन है उज्जैन, तक्षशिला, पाटलिपुत्र या फिर श्रवणबेलगोला। तो आपका राइट आंसर होगा श्रवणबेलगोला, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाता है। 38 नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम था। ऑप्शन है भद्रबाहु, कौटिल्य, उपगुप्त या फिर तथागुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा भद्रबाहु। कुछ लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि कौटिल्य, ऐसा नहीं है। कौटिल्य जो है ये प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का, और चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु होता है ये भद्रबाहु। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, ये काफी बार मिस्टेक होता है मित्रों, और काफी बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है। 39 नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। लीजिए आपका ये क्वेश्चन आ गया। तो ऑप्शन है कौटिल्य, भद्रबाहु, तुसाफ या फिर उपगुप्त। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका कौटिल्य, यानी कि चाणक्य। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 40 नंबर है सबसे पहले भारत आया था। तो कौन आया था सबसे पहले भारत में। इब्न बतूता, हर्षवर्धन, मार्को पोलो या फिर मेगस्थनीज। तो आपका राइट आंसर होगा डी, मेगस्थनीज आया था सबसे पहले भारत में। 41 नंबर है और पेज नंबर ये 4 है। मौर्य वंश का अंत किसने किया। तो मौर्य वंश का अंत किसने किया। आपके ऑप्शन है सातवाहन, शुंग वंश या फिर कुषाण वंश या फिर गुप्त वंश। तो इसका राइट आंसर जाता है शुंग वंश, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही जाता है। 42 नंबर है श्रवणबेलगोला स्थित है।
तो कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, तक्षशिला, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो आपका राइट आंसर जाता है कर्नाटक। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर है, अशोक ने किस अभिलेख में कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं? तो किस अभिलेख में अशोक ने कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं? आपके ऑप्शन है 5वां शिलालेख, 6वां शिलालेख, द्वितीय शिलालेख या फिर प्रथम पृथक शिलालेख। तो आपका राइट आंसर जाता है डी, प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने सभी मनुष्य को जो है मेरी संतान के रूप में स्वीकार किया था। हाँ, 44 नंबर है, किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो आपके ऑप्शन है रुद्रदामन, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कुमारगुप्त। तो आपका राइट आंसर जाता है सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। 45 नंबर है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सिक्के ढालने का कार्य किसका था? तो आपके ऑप्शन है लोहाध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष या रूपदर्शक या फिर सुवर्णा अध्यक्ष। तो आपका राइट आंसर जाता है लक्षणा अध्यक्ष, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 46 नंबर है, अपने अभिलेख के किस वर्ष कलिंग विजय की? यानी कि अशोक ने अपने अभिलेख के किस वर्ष कलिंग विजय किया था? तो इसमें ऑप्शन है 10वें वर्ष, 20वें वर्ष, 9वें वर्ष या फिर 8वें वर्ष। तो राइट आंसर डी जाता है, ये 8वें वर्ष में किया था। 47 नंबर है, कलिंग विजय हुआ था यानी कि किस वर्ष में हुआ था? तो आपके ऑप्शन है 261 ईसा पूर्व, 267 ईसा पूर्व, 269 ईसा पूर्व या फिर 271 ईसा पूर्व। तो आपका ये राइट आंसर जाता है ए ऑप्शन, यानी कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 48 नंबर है, कलिंग विजय का वर्णन किस लेख में है? तो कलिंग विजय का वर्णन किस लेख में अशोक ने स्वयं लिखा है? तो आपके ऑप्शन है 10वें शिलालेख, 11वें शिलालेख, 12वें शिलालेख या फिर 13वें शिलालेख। तो राइट आंसर जाता है डी ऑप्शन, यानी कि 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। 49 नंबर है, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? तो किस लेख में है? तो ऑप्शन है जौगढ़ अभिलेख, धौली अभिलेख, बाब्रू अभिलेख या फिर प्रयाग। तो राइट आंसर जाता है बाब्रू अभिलेख में, यानी कि सी ऑप्शन है, ये सही हो जाता है। 50 और अंतिम है ये आपके इस वीडियो का, और अशोक के अभिलेख को 1837 ईस्वी में सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को 1837 ईस्वी में सबसे पहले किसने पढ़ा था? आपके ऑप्शन हैं जेम्स प्रिंसेप, टिफेन थेलर या फिर डी.आर. भंडारकर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर जाता है ए ऑप्शन, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। और कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। तो मित्रों, ये जो है 50 क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज थे। अगले वीडियो में पुनः हम 50 और क्वेश्चन के टेस्ट लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपने कितना जो है इसमें प्रश्नों को हल किया है, इसका भी लेखा जोखा कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों का जो है कितना सही हुआ है। तो अगले वीडियो में हम एक नए अध्याय, एक नए सीरीज के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।